मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस का 4th चैप्टर जानता रेशे ऊन और रेशम एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम गर्मी, वर्षा, ठंड, धूल तथा कीटाणुओं से बचने के लिए वस्त्र पहनते हैं। जो वस्त्र हम पहनते हैं वे रेशे से बने होते हैं। हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं जो कपास से बनाए जाते हैं, और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। गर्मियों में हम सूती वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती वस्त्र हमको ठंडक देते हैं और जो पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि ऊन हमारे शरीर को गर्म रखती है और हमें ठंड से बचाती है। जांतव रेशे। जांतव रेशे क्या होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जंतुओं से हमें 2 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, ऊन और रेशम। हम भेड़, बकरी, ऊंट आदि से ऊन प्राप्त करते हैं। रेशम को एक विशेष प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। यह कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। इन रेशम को विभिन्न क्रियाओं से गुजार कर वस्त्र बनाए जाते हैं, तभी हम विभिन्न रंगों, डिजाइनों तथा प्रकारों के वस्त्र पहन पाते हैं। ऊन ऐसे रेशे होते हैं जो भेड़ के चोल मीन्स बाल से प्राप्त किए जाते हैं। यह एक प्रकार का लंबा तथा मोटा बाल है जिसे धागे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊन से बनाए गए वस्त्र गर्म, हल्के और आरामदायक होते हैं। ऊन में लचक होती है, इस कारण ऊन अपना आकार बनाए रखती है। प्रत्येक रेशों पर रोए पाए जाते हैं। आपने देखा होगा महीन से रेशे बाल से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेशे, जिस कारण धागा बनाते समय ये रेशे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऊन के स्रोत, ठीक है, ऊन मतलब हमें कहाँ से मिलती है? अधिकांश ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। मेरिनो भेड़ सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता तथा अधिक मात्रा में ऊन प्रदान करने वाली प्रजाति है। एक मेरिनो भेड़ एक बार में लगभग 13.5 किलोग्राम ऊन प्रदान करती है, जो 7 ओवरकोट बनाने के लिए काफी है। सबसे अच्छे भेड़ के बाल मेमने से प्राप्त होते हैं। बकरी तथा ऊंट से भी कुछ अन्य प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा, मोहेर तथा कश्मीरी ऊन हम बकरियों से प्राप्त करते हैं। मांस के लिए मारी गई भेड़ों से भी हम ऊन प्राप्त की जाती है, परंतु इस ऊन की गुणवत्ता जीवित भेड़ की ऊन की गुणवत्ता से कम होती है। दैट मीन्स जो मारी गई भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होगी उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ऊन भेड़ से वस्त्र तक। ऊन भेड़ के बाल, दैट मीन्स रोएदार खाल से प्राप्त की जाती है। ऊन बालों को काटने से लेकर वस्त्र बुनने तक की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1, कटाई। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया कटाई कहलाती है। सामान्यतः एक भेड़ के बाल 1 वर्ष में एक बार उतारे जाते हैं। पहले बालों को हाथों से उतारा जाता था, परंतु अब इस कार्य के लिए बिजली की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, श्रेणीकरण। बालों से धागा बनाने से पहले उसका श्रेणीकरण करना चाहिए। खरीदार रेशों की लंबाई, गुणवत्ता, मजबूती, रंग आदि को भलीभांति देखते हैं। सबसे उत्तम ऊन के रेशे बारीक, मजबूत, लंबे तथा सफेद रंग के होते हैं। फिर धुलाई। ये बाल आगे की प्रक्रिया के लिए मील में भेजे जाते हैं। छटाई करने वाली मशीन इनको अलग अलग करके इनकी मोटाई के अनुसार श्रेणीकरण करती। श्रेणीकरण मतलब उनको अलग अलग कर लेती है उनके गुण के अनुसार, ठीक है, और ढेर बनाती है। उनके प्रत्येक ढेर को फिर धोया जाता है। उनकी चिकनाई, धूल और गंदगी निकाली जाती है। धोने के बाद उनको रोलों की सहायता से निचोड़ा जाता है। नंबर 4, रंगाई। इसके बाद ऊन को अनेक रंगों से रंगाई की जाती है। इस समय ऊन पर उपयुक्त तेल आदि भी लगाया जाता है जिससे उसका लचीलापन बना रहे। नेक्स्ट है धागा बनाना। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। बुनाई। इन धागों से वस्त्र, कंबल, दरी, गलीचा आदि बुने जाते हैं। यदि बुनाई घनी हो तो मजबूत कपड़ा बनता है जिसे वस्ट्रेड कहते हैं। यदि बुनाई ढीली हो तो कपड़ा हल्का तथा कमजोर बनता है। 1800 ईस्वी के बाद कताई तथा बुनाई के मशीनीकरण में वृद्धि हुई तथा हाथ से बने हुए ऊनी कपड़े मात्र शौक की वस्तु ही रह गए, क्योंकि अब तो मशीनों के द्वारा हमें अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो अब सब मशीन के द्वारा तैयार किए गए कपड़े पहनते हैं। हाथ के बने हुए कपड़े कम पसंद किए जाते हैं, इसलिए उनको कम पहना जाता है। ऊन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर निर्माता 3 प्रकार की ऊनों का उत्पादन करते हैं। नंबर 1, शुद्ध ऊन। नंबर 2, पुनः संसाधित ऊन। और नंबर 3, पुनः प्रयुक्त ऊन। रेशम। रेशम भी एक जांतव रेशा है। ये एक प्रकार के कीट, रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम से बने वस्त्र अपनी चमकदार रेशमी प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा होगा रेशम का धागा वो शाइनिंग करता है। रेशे के
रेशम के रेशे मजबूत लचीले इतने चिकने होते हैं कि उन पर धूल आदि भी नहीं चिपक सकती। रेशम के स्त्रोत, मतलब रेशम हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। रेशम कीटों को नियंत्रित अवस्था में पालकर रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट द्वारा दिए गए अंडों को इंक्यूबेटर में उचित ताप पर रखा जाता है। इन अंडों से छोटे छोटे तथा काले रेशम कीट निकलते हैं, जिन्हें लार्वा तथा कैटरपिलर कहते हैं। इन रेशम के कीटों को शहतूत के वृक्षों पर छोड़ देते हैं, जिनकी पत्तियों को ये दिन रात खाते रहते हैं और काफी तेज से वृद्धि करते हैं और प्यूपा बनने से पहले अपनी 4 बार त्वचा का त्याग करते हैं। प्यूपा बनने पर ही खाना छोड़ देते हैं। इस समय किसान रेशम के कीटों को एक विशेष प्रकार के पात्र में रख देता है। यहाँ पर ये अपने चारों ओर कोकून बुन लेते हैं। कोकून से वस्त्र तक। यदि रेशम के कीट द्वारा बुने हुए कोकून को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो प्यूपा वस्त्र कीट में विकसित हो जाता है। किसान कुछ कोकूनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि उनसे प्राप्त वयस्क कीटों से बाद में और अंडे प्राप्त किए जा सके, परंतु वह अधिकांश कोकून से रेशम प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह कोकूनों में उपस्थित प्यूपों को धूप में रखवा तो जल में उबालकर मार देता है। अब रेशम के रेशों को कोकून में से निकाला जाता है। रेशम की यह प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। इनमें कोकूनों को गर्म जल में डाल दिया जाता है, फिर 6 धागों के सिरों को लेकर सावधानी पूर्वक धागों के रूप में रील पर लपेटा जाता है। इस प्रकार प्राप्त धागा लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा हो सकता है, मतलब 1.5 किलोमीटर लंबा हो सकता है। इसे कच्चा रेशम भी कहते हैं। अब इस रेशम को धोए तथा सुखाया जाता है तथा इसको बटकर मोटे धागे प्राप्त किए जाते हैं। फिर इसे साबुन में उबालकर इसकी प्राकृतिक गोंद को हटाया जाता है। इसके बाद से रंगकर वस्त्र बनाए जा सकते हैं। रेशम की किस्में। रेशम कीट की विभिन्न किस्में होती हैं। कुछ रेशम कीट सफेद रेशम, कुछ पीला रेशम उत्पन्न करते हैं। रेशम से कुछ अन्य वस्त्र जैसे सैटिन तथा शिफॉन बनाए जा सकते हैं। इनसे सुंदर रंगों से रंगा भी जा सकता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अब आप इस चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे। थैंक यू।